यहाँ पर आज से न्यू चैप्टर शुरू होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक, गणितीय आगमन का सिद्धांत। मैथमेटिकल मतलब गणितीय, इंडक्शन मतलब आगमन, प्रिंसिपल माने सिद्धांत ना, गणितीय आगमन का सिद्धांत। चैप्टर की पहले आप कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, चैप्टर कहना क्या चाहता है, उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर समझो आपका क्लियर हो गया। ठीक, बस केवल इसमें बहुत छोटा चैप्टर है, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल इसमें लगते हैं, उसको सीखना सबसे पहले आपको मतलब बहुत ज़रूरी होगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ आगमन का अर्थ हम देखते हैं। ठीक, आगमन क्या है? देखिए, आगमन का मतलब होता है गणित में कोई तथ्य दिया गया है, ठीक, उस तथ्य का विशिष्ट रूप से आप उसका व्यापक रूप में यदि ज्ञात करना चाहते हैं, उसको विशिष्ट रूप से यदि आप उसे व्यापक रूप में ज्ञात करना चाहते हैं तो उस हिसाब मतलब उस विधि को आगमन कहते हैं। अब विशिष्ट क्या है इसमें और व्यापक क्या है, इसको आपको पहले जानना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर विशिष्ट का मतलब, जैसे आप यहाँ पर जैसे उदाहरण लें हम, ये व्यापक का अर्थ पहले समझ लीजिए। व्यापक का मतलब होता है कि जो हर एक संख्याओं पर लागू हो, जो नियम। अब देखिए यहाँ पर गणित की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करेंगे, मतलब संख्याओं की बात करेंगे। ठीक, तो जो ऐसा व्यापक का मतलब है जो सभी संख्याओं पर लागू हो, सभी संख्याओं मतलब किसी एक समुच्चय पर वो लागू हो नियम। जैसे हमने कहा कि ax² + bx + c, ये कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप मतलब इसी तरह हम द्विघात समीकरण को बनाते हैं। ए की जगह कुछ मान होगा, बी की जगह सी की जगह, मतलब ए बी और सी का मान कुछ हो सकता है, अलग अलग मान इसके हो सकते हैं, लेकिन यही व्यापक रूप उसका है, स्टैंडर्ड मान इसका है। व्यापक मतलब स्टैंडर्ड, उसका स्टैंडर्ड वैल्यू है ये चीज़ ax²। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप एक घात समीकरण ax + b, ये व्यापक रूप है। व्यापक मतलब उसका रूप देना, वह किस तरह है लिखा गया है उसका रूप दे देना, वही रूप का मतलब व्यापक होता है। आप जब अभी आगे चैप्टरों में पढ़ेंगे तो उसमें व्यापक कई बार आएगा। आपको व्यापक समीकरण लिखना होगा जब आप जो चतुर्थांश वाला जब चैप्टर है, क्या नाम है उसका, मतलब जब आप ठीक मतलब कार्तीय तल के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर आप जो है इसके बारे में व्यापक के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यापक का मतलब यही होता है कि एक ऐसा विधि से हम एक ऐसा नियम बना दें जिस नियम से उस माध्यम में, जैसे अब यहाँ पर ये नहीं कि सबके लिए लागू हो, केवल ये लीनियर के लिए लागू हो, यानी कि रैखिक समीकरण होगा उसके लिए सही है, रैखिक बहुपद के लिए एकदम सही है। ठीक, रैखिक बहुपद के लिए, ये द्विघात बहुपद के लिए ना, द्विघात बहुपद इसी के रूप का होगा और एक घात बहुपद इसके रूप का होगा, यही व्यापक मान है उसका। ठीक, चलिए देखते हैं। तो अब व्यापक तो समझ में आ गया होगा व्यापक क्या है। ठीक, अब व्यापक से अब आते हैं विशिष्ट पे, जो विशिष्ट मान हमने कहा था। विशिष्ट का मतलब वो मान सीधा सीधा दिया रहना चाहिए। अब जिस तरह अभी मान लीजिए एक क्विज दिया गया है, ये चीज़ 1 + 3 + 5 + 7 इस तरह दिया गया है। ठीक, इस तरह से मान को दिया गया है हमारे पास, और मान लीजिए यहीं तक अभी दिया गया है, मान लीजिए यहीं तक, आगे की बात नहीं करते हैं अभी, यहीं तक मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यहीं तक मान लीजिए दे दिया गया है। अगर इसका हम मान व्यापक रूप से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखिए, व्यापक रूप का मतलब हुआ कि देखिए एक जो है 1 से लेकर के 9 तक जोड़ना है हमें। ठीक, एक, उसके बाद उसमें 2 ज़्यादा करके 3 लिखा गया, फिर उसमें 2 ज़्यादा करके 5, फिर 2 7 7 2 9, मतलब एक समांतर श्रेणी के रूप का है। समांतर श्रेणी आप पढ़ चुके हैं 10th में, समांतर श्रेणी के रूप का है ना, उसी रूप में इसको जोड़ना है। यानी कि अब यहाँ पर नियम क्या लगेगा, अगर यही n मान हो, मान लीजिए n तक n पद,
मान लीजिए ये ऐसे डॉट डॉट करके इसे n पद हों, ठीक, n पदों को जोड़ना है आपको, तो आप एक व्यापक मान प्राप्त कर सकते हैं। क्या व्यापक मान प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, n पदों को जोड़ने के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया होगा। यस n बराबर होता है n/2, 2a मतलब a मतलब पहला पद। अब ये समांतर श्रेणी का नियम है भाई, यहाँ ये इसको जानना होगा आपको। n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस मतलब 2a होता है। यहाँ पर फार्मूला ही पहले लिख दें, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये नियम होता है, ये फार्मूला होता है उसका, ठीक। या एस एन बराबर अगर इसका मान रखें, क्योंकि n पद तक जोड़ना है इसमें, ठीक, तो n का पद मतलब n यहाँ पर n ही रहेगा, ठीक। 2a यानी कि यहाँ पर a का मान 1 है, 2 1 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी यहाँ पर क्या है, डी मतलब सार्वंतर, जो यहाँ पर जो अंतर है एक से दूसरे पद में, दूसरे से तीसरे पद में जो अंतर है वो यहाँ पर लिख देंगे। डी कितना अंतर है? 2 का, 1 से 3 बना, 3 से 5 बना, मतलब 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ये जो बनेगा हमारा यही व्यापक रूप होगा। यानी कि अगर हम व्यापक कैसे हुआ, देखिए, क्योंकि आप कितने भी पदों का योग आप ज्ञात कर सकते हैं इससे, इसी समीकरण से, मतलब इसी एक पद से। n मतलब 5 पद, 10 पद, 15 पद, 20 पद, 100 पद ना, कितने भी पद आप यहाँ पर केवल उसी n का मान रखेंगे और तुरंत जो आंसर होगा, जो इसको हल करने पर आएगा, वही उतने पदों का इस समांतर श्रेणी के योग होगा, ठीक ना। जैसे करके देख लो, हमें मान लीजिए यहीं 5 तक जोड़ना है, यहीं तक 5 पदों का, तो जोड़ने पर क्या आएगा? 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25, तो 25 यहाँ पर यहाँ तक आ रहा है जोड़ने। ये 5 पदों का योग हमारा 25 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 5 रखने पर हमारा 25 आना चाहिए, तो 5 रखें, 5/2 यहाँ पर हो गया, ठीक। और 2 प्लस यहाँ पर 5, 5 - 1 4 ना, 4 दूनी 8, यहाँ 8 और 2 10, यानी कि ये 5/2 गुणे 10, 2 पंचे 10, 5 25, ये हमारा 25 आंसर आ रहा है। यानी कि हम जितने n का मान कुछ भी ले लें, 15 20 25 30 कितने भी पद ले लें, बस यही उसका n का मान लिख देंगे, मतलब n का मान यहाँ पर रख देंगे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, उसका आंसर, मतलब इस समांतर श्रेणी के उतने पदों का योग आ जाएगा। यानी कि जो ये हमारा प्राप्त हुआ n के रूप का, ये हमारा व्यापक समीकरण कहलाता है, मतलब व्यापक, हाँ व्यापक समीकरण ही कह सकते हैं इसके लिए, व्यापक मान कह सकते हैं इस, मतलब इस समांतर श्रेणी के लिए, n पदों के योग के लिए ये व्यापक समीकरण। व्यापक का मतलब हुआ कि आप वो किसी भी संख्या n के सभी के मान के लिए आपको वो लागू होगा। n का मतलब पद, यहाँ पर पद है ये n ना, n पद मतलब ये कोई ये नहीं कि उसमें मतलब ये चीज़ें होंगी। n पद का मतलब हुआ किसी प्राकृतिक संख्या में ये संख्याएँ होंगी ना। n पद का मतलब जैसे 1 2, 1 पद 2 पद 3 पद ना, 1.5वां पद तो हम नहीं ले सकते ना जी। तो पद का मतलब यहाँ पर ये मतलब प्राकृतिक होनी चाहिए, ये चीज़ होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या से ये रिलेटेड होना चाहिए n, ठीक। तो n का मान आप 15 20 25 30 40 कुछ भी आप लेकर के यहाँ पर उसका यही मान रख देंगे इसी समीकरण में, तो आपको यह एशियन यानी कि उतने पदों का योग हमें पता चल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर पता चल जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या है, एक व्यापक समीकरण है, स्टैंडर्ड समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक। इसे हम जो है व्यापक समीकरण के नाम से जानते हैं, मतलब इसके लिए व्यापक है ये। और इसी तरह देखिए, विशिष्ट से हमने, ये विशिष्ट है जो हमारा समांतर श्रेणी, ये हमारा विशिष्ट मान है उसका, और ये हमारा व्यापक है, ठीक। अब हमने विशिष्ट से व्यापक बनाया, अब व्यापक हमने बनाया तो क्या व्यापक ये सही है सभी के लिए? n बराबर सभी के लिए, n के सभी मान के लिए, मतलब n 15 रखें, 20 रखें, 25 रखें, 30 रखें, कुछ भी सभी के लिए अगर मान्य है कि नहीं है, ये कैसे जानेंगे हम? तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक उसी यही नियम बताता है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन, यही जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, ये चैप्टर है, वो यही दिखाता है कि क्या हमारे विशिष्ट मान के लिए ये जो हमने समीकरण, व्यापक समीकरण बनाया है, वो सही है या नहीं है, सही है या गलत है, वो चेक करने के लिए हमें ये पाठ, ये चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन का सिद्धांत, यानी कि
गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं देखिए क्यों पढ़ते हैं। विशिष्ट मान का जब हम व्यापक लिखते हैं तो वह व्यापक हमारा सभी n के लिए, सभी n का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए लागू है या नहीं है। यह मान हमारा सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए लागू है या नहीं है, यही देखने के लिए हम यह चैप्टर पढ़ते हैं। अब बात है यार देखेंगे कैसे, तो देखने के लिए यहाँ पर एक नियम बनाया गया। उस नियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड जान लेते हैं, तो उसको चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे कथन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले 2-3 बातों को जानेंगे। उसमें जो है ये पहला है कथन। कथन किसे कहते हैं? देखिए कथन का मतलब जो आप हिंदी में पढ़ते वही कथन यहाँ भी है। कथन का मतलब यहाँ पर जो है मेन अर्थ इसका कथन का है कि कोई भी बात लिखी हो, यदि हम उसके बारे में सत्य या असत्य कह सकें। यदि कोई बात लिखी गई है उसके बारे में हम सत्य या असत्य कहेंगे तो उस जो बात को उस कथन का, जैसे उदाहरण देखें, जैसे हमारा बात लिखा गया पहला उदाहरण लिखा गया है कि आज नहीं रुक जाइए, जैसे रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, ठीक। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर हैं, ये लिखा गया वाक्य। अब यह कथन है या नहीं है ये कैसे बताएं? देखिए रोहित शर्मा एक क्रिकेटर हैं, ये सही बात है कि गलत है? सही बात है ना। तो ये सही बात है, मतलब इसके लिए हम सही या गलत का चुनाव कर सकते हैं, सही है या गलत है ना। सही है या इसलिए कथन है। दूसरी बात, जैसे लिखा गया है आज वर्षा होगी, मान लीजिए दूसरा लिखा गया है आज वर्षा होगी, तो ये आप सत्य सत्य इसमें दिखा सकते हैं कुछ। अरे वर्षा हो भी सकती है और नहीं, इसके बारे में हम ना तो सत्य कह सकते हैं ना तो असत्य कह सकते हैं ना। तो इसलिए यह कथन नहीं होगा या स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक। कथन का मतलब होता है जिसके बारे में हम सीधा सीधा मतलब सही रूप में, सही मायने में उसको सही या फिर गलत ठहरा सकें। जैसे हमने कहा ए यूनियन बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के। ये हमने एक लोग कह रहे हैं, मान लीजिए कि ए यूनियन बी भैया बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के, तो ये आप लोग कहोगे नहीं ये गलत बात है, लेकिन इसके लिए सीधा सीधा आप कह तो रहे हो हाँ गलत है, इसलिए कथन है। ये एक कथन है, वह बात चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन कथन का मतलब होता है उसके बारे में सीधा सीधा या तो ना कहो या तो सीधा सीधा हाँ कहो। उसकी कोई संकोच नहीं होना चाहिए जब ऐसे वाक्यों को हम कथन कहते हैं, ठीक। अब जैसे आज वर्षा होगी या फिर हम आज दिल्ली जा सकते हैं, तो ये मतलब कि ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तो अगर ऐसे मतलब संकोच वाला कोई वाक्य हो जिसमें सत्य असत्य दोनों बातें हो सकती हों तो वह कथन नहीं होगा। लेकिन या तो सत्य सीधा सीधा सत्य हो या तो सीधा सीधा असत्य हो, ऐसी बातों ऐसे वाक्यों को हम कथन कहते हैं, कथन के रूप में जानते हैं, स्टेटमेंट के रूप में जानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए यूनियन बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के, ये बिल्कुल गलत है, ये हम सीधा सीधा कह सकते हैं। इस वजह से ये कथन है, एक कथन के रूप में जाना जाएगा। रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है, ये भी एक कथन है। ये तमाम संख्याएं आप लिख सकते हैं, मतलब तमाम वाक्य लिख सकते हैं जो कथन है या नहीं है आप बता सकते हैं, ठीक। अब इसके बारे में दूसरा आता है बात, इसमें दूसरा बात आता है गणितीय कथन। गणितीय कथन, अब देखिए यहाँ पर कथन में गणितीय जुड़ चुका है आगे, राइटिंग हमारी थोड़ी गड़बड़ है। देख यहाँ पर कथन के आगे गणितीय जुड़ चुका है आगे, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई ये गणित की बात होगी। इसमें कथन तो होगा लेकिन वह कथन किससे रिलेटेड होगा? गणित से। देखिए ऐसा कथन जिसमें गणित की जो संख्याएं हैं वो संबद्ध होनी चाहिए उसमें, मतलब गणित का कुछ बात उसमें आना चाहिए, ऐसे कथनों को हम गणितीय कथन कहते हैं। सत्य हो या असत्य हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस उसमें गणितीय संबंध मतलब गणितीय संक्रियाएँ आनी चाहिए। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो, जैसे कह सकते हो 2 जो है या 8, मान लीजिए 8 2 से विभाज्य है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 8 जो है वो 2 से बिल्कुल विभाज्य है, 2 से बिल्कुल कट रही है 8। इस वजह से ये एक कथन सही हमारा है, मतलब ये कथन है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं हाँ बिल्कुल है सही। इसलिए गणितीय, क्योंकि गणित के रूप में ये लिखा गया इसलिए गणितीय कथन होगा। ये गणितीय कथन यहाँ पर नहीं होगा, मतलब ठीक समझिए, गणितीय मतलब उसमें गणितीय संबंधित गणितीय बातें आनी चाहिए, गणितीय कथन कहलाता है। दोनों बातें क्लियर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सारी छोटी छोटी बातें हो गई, उससे ज़्यादा आप कुछ यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है। बस अब सीधा सीधा अब आते हैं प्रिंसिपल पे, इसके सिद्धांत पे। ठीक, सिद्धांत पे, मैथमेटिकल इंडक्शन के सिद्धांत पे सीधा सीधा हम आते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहली बात देखिए, हमें चेक क्या करना है इसमें, मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है इसमें चेक क्या करना है, इसमें ये चेक करना है भैया कि जो हमने व्यापक रूप लिखा किसी भी समीकरण का, किसी भी तथ्य का हमने व्यापक रूप मान लीजिए लिखा, किसी भी कथन का हमने व्यापक रूप लिखा। ठीक, अब उस व्यापक रूप जो है लिखने के बाद वह चीज़ें हमारी सही हैं या गलत हैं। देखिए ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमारा ये नहीं बताता भाई, ये सिद्ध मतलब ये उत्पन्न नहीं कर सकता, किसी सूत्र को ये व्युत्पन्न नहीं कर सकता, बस ये केवल यही बताता है ये सही है या गलत, यही बताता है भैया। किसी सूत्र को ये व्युत्पन्न नहीं कर सकता, ये केवल बताता है कि वह जो कथन हमने बनाया है, मतलब जो आप मैथमेटिकल इंडक्शन के मतलब वो जो हमारा कथन था उससे हमने व्यापक जो रूप बनाया है वो हमारा सही है या गलत है, वह चीज़ हमें ये मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो हमें बताता है, इसका सिद्धांत हमें वही बताता है। ठीक, तो पहला चीज़ इसमें ये होना चाहिए, कोई भी सबसे पहले ये बात ध्यान लगे, कोई भी जो है कथन आप रहेगा उससे आप उसका जब व्यापक रूप बनाएंगे तो उसमें यन कोई एक चर पद होगा जिसमें 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने पहले बना कर दिखाया था ना। जैसे मान लीजिए ये 2n+2 लिखा, ये इस रूप का है ना, तो यन की जगह 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये देखना है कि यन सभी के लिए नहीं, केवल ये रियल मतलब नेचुरल नंबर के लिए केवल होना चाहिए। बस सबसे पहला चीज़ ये जो शर्त है इसकी कि जब उसका व्यापक रूप बनाएंगे तो उसमें केवल नेचुरल नंबर के लिए ही बनाएंगे। ठीक, प्राकृतिक संख्या के लिए कोई भी ये व्यापक रूप है, इस व्यापक रूप कोई भी व्यापक रूप में जो यन होता है वह हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, या कोई भी यन की जगह हम कुछ और भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही चर हमारा होना चाहिए। तो हमारा यन की जगह जैसे अब x भी लिख सकते हैं 2x+2, तो x हमारा, लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी आपको कि जो हमारा x है या n है जो भी है वो हमारा नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या से संबंधित होना चाहिए, वो उसी का जो है एक अवयव होना चाहिए जो हमारा जो भी व्यापक रूप में हम लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप इसको सिद्ध करने के लिए ये वह नियम हमारा व्यापक रूप सही है या नहीं है उस कथन के लिए, उसको देखने के लिए आप सबसे पहले n बराबर या मतलब जो मान होगा हमारे व्यापक रूप में चर पद होगा जो, उसके लिए सबसे पहले 1 के लिए सिद्ध करेंगे। n बराबर 1 लिखेंगे सबसे पहले, उस मान को देखेंगे कि उसके लिए यह कथन सत्य है या असत्य है, उसको देखेंगे। ठीक, और दूसरी बात आती है, दूसरी बात में आप देखेंगे n बराबर यम, मान लीजिए n बराबर k के लिए, मान लीजिए n बराबर k के लिए यदि सत्य है, यदि इसके लिए सत्य है, यदि n बराबर k के लिए कथन का जो व्यापक रूप है कथन वो सत्य है, तो n बराबर k+1 के लिए भी यदि सत्य होगा। ठीक, देखिए यदि n बराबर k के लिए वो हम कथन है, मान लीजिए वो सत्य है, ये मान लेना है आपको, मान लीजिए कि n बराबर k के लिए, k या m भी ले सकते हैं, कहीं की किताब m ले लिया कहीं k लिया, जो भी आप मन कर ले लीजिए, n बराबर k के लिए मान लीजिए वो कथन सत्य है, तो आप यदि दिखा देंगे कि हाँ n बराबर k+1 के लिए भी वह नियम सत्य है। ठीक, यदि ऐसा होगा
यदि n बराबर k के लिए सत्य है और n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है तो इसका मतलब वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए, तो यहाँ पर दिखा देंगे अतः n बिलोंग्स टू n, ठीक, या फिर n बिलोंग्स टू n, यह सभी के कथन के लिए फॉर एवरी n जो है वो सबके लिए हमारा जो है वो सही होता, वह कथन हमारा सबके लिए सही हो जाता है, ठीक। यही हमारे सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि हाँ जो हमारा ये यहाँ पर इतना नहीं होता, केवल ये ऐसे लिखा जाता फॉर एवरी, सभी n के लिए हमारा यदि सत्य है, मतलब नहीं, देखिए यहाँ पर यदि n बराबर 1 के लिए हमारा सही है। अभी देखिए अगर इसका उदाहरण लेंगे तभी आपको समझ में आएगा सही, बिना उदाहरण के आप नहीं समझ सकते, बस यही समझिए। देखिए n बराबर 1 के लिए सबसे पहले उसमें देखेंगे सही है या नहीं है, मतलब वह कथन उसका व्यापक रूप n बराबर 1 के लिए सही आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके लिए सही आएगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे कि हाँ n बराबर k के लिए हम मान लेंगे कि हाँ ये सही है। इसके लिए जो n बराबर k रख के एक समीकरण बन जाएगा, ठीक, उसको वहाँ पर रख लेंगे, ठीक, उसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद जब तीसरा बात क्या आएगी, वहाँ पर तीसरी बात क्या आएगी, हम n बराबर k+1 के लिए भी उसको सिद्ध करेंगे कि हाँ इसके लिए भी सत्य है, n बराबर k+1 रखने पर भी उसका व्यापक रूप का बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो रहा है, तो हम मान लेंगे कि वह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। फिर दूसरा कोई n1 के अलावा और कोई संख्या रखने की ज़रूरत नहीं है, वो मान लेंगे कि हाँ और सही में होता। ये सब एक प्रैक्टिकल की बात है, मतलब एक सब ये देख लिया गया है, हाँ सभी के लिए वो सिद्ध हो जाएगा, 100% सबके लिए सही होगा, ठीक। तो आइए हम उसको कुछ उदाहरण लेकर के उसको हम सिद्ध करते हैं। चलिए देखिए भैया, ये क्वेश्चन हमने उठाया है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को यहाँ पर ये दिया गया हमारा, ठीक, ये विशिष्ट रूप है उसका, इसका ये व्यापक रूप भी दिया गया है। ये इतना ना देखिए, अभी ये तो दिया गया है, मतलब ये सिद्ध करना है, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा ये सिद्ध करना है, ये चीज़ इसके बराबर है और सभी n सभी के लिए, n जो है वो सभी के लिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n के लिए सभी के लिए यह सत्य है, ये चीज़ सिद्ध करनी है। यही मैं दिखाना है भैया, ये जो हमारा व्यापक रूप हमने बनाया है वो हमारा इस कथन के लिए, मतलब इस कोई कथन है ना, ये इस कथन के लिए ये चीज़ हमारी सिद्ध है। सिद्ध का मतलब ये चीज़ हमने हमारी ये n सभी के लिए हमारी ये इसके बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे भैया, चरण 1 लिखेंगे, स्टेप 1। सबसे स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, सबसे पहला आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहला आप क्या करेंगे कि जो यह समीकरण है हमारा, ठीक, पहले स्टेप 1 ना लिख करके हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ये इस चीज़ को हम एक समीकरण मान लेते हैं। मान लीजिए Pn बराबर, मान लीजिए एक Pn बराबर n इंटू n+1/2, ये एक कथन है, मान लीजिए इसी तरह दिखाया जाता है Pn, ठीक। चलिए मतलब यहाँ पर अगर x होता तो हम यहाँ पर x लिखते ना, जो भी होता, मतलब वो जैसे फलन में आप f(x) लिखते थे ना बराबर x², उसी तरह लगभग है यहाँ पर p लिख दिया गया f की जगह, ठीक। तो यहाँ पर Pn बराबर ये मान लेते हैं, ठीक, ये चीज़ हमने मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए चरण 1 आप स्टेप 1 आप लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n बराबर 1 के लिए इसी तरह आपको लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं। n बराबर 1 के लिए आपको देखना है कि हाँ ये बात सही हो रही है या नहीं हो रही, ठीक। n आप यहाँ पर 1 रखिए, रख के देख लेते हैं हमारा जो, देखिए n बराबर 1 के लिए इसका पहला पद आना चाहिए, ठीक। देखिए n पद तक जोड़ा गया ना, एक पहला पद ये है, दूसरा तीसरा, मतलब ये, ठीक, n के लिए दिखाना है इसको, पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, ये nवां पद है, इसके लिए आपको दिखाना है nवें पद के लिए उसका जो ये जोड़ है वो इतना आना चाहिए, मतलब उसका एक व्यापक रूप है ये, ठीक। आप ये इसके 10 पदों का योग चाहते हैं, यहीं पर 10 लिख दीजिए n के स्थान पर। आप इसके 15 पदों का योग चाहते हैं, यहाँ पर 15 लिख दीजिए। लेकिन क्या बातें वह n के लिए सभी के लिए सही हैं या नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ पर ये गणितीय आगमन का सिद्धांत यहाँ पर लगा रहे हैं, इसीलिए कि हाँ वो सही है बात या नहीं सही है उसको जानने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 के लिए देखेंगे, हाँ ये बात सही हो रही है या नहीं हो रही है। n बराबर 1 लिखेंगे तो भैया
वन का मतलब ये एक पदों का योग, वन रखेंगे n बराबर यानी कि एक पदों का योग, तो एक पदों का योग माने ये इसके बराबर आना चाहिए, एक पदों का योग मतलब एक के बराबर आना चाहिए ना। तो n बराबर 1 के लिए आप यहाँ पर LHS ये लिख देंगे, ठीक, बराबर RHS होना चाहिए, ठीक, LHS RHS बराबर, LHS ये है, RHS ये है, ठीक, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ LHS RHS नहीं लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर RHS से हम लिख देते हैं, केवल डायरेक्ट ही कर देते हैं RHS से, ठीक। RHS में हम n बराबर 1 रखे जब, तो 1 × 1 + 1/2, ठीक, 1 + 1 हमने जोड़ा तो 2 आया, 2 और 1 से गुणा हुआ हमारा तो 2 आ गया, 2 × 2/2, ये हम कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से 2 को तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो 1 आएगा, ठीक। यानी कि हमें एक पदों का योग जो हमारा LHS में है वो भी एक आना चाहिए, और LHS में हमारा सही में एक आ रहा है, क्योंकि LHS भी हमारा जो है n बराबर 1 के लिए हमारा एक ही है, LHS हमारा एक है, क्योंकि LHS बराबर है RHS के, ठीक। अतः यह n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक। n बराबर 1 के लिए हमारा ये कथन जो है हमारा वो एकदम सही है, एकदम 100% क्लियर है इसके लिए, ठीक। अब n बराबर k के लिए हम देखेंगे, ठीक। चलिए इसको हम थोड़ा यहाँ पर जगह नहीं, इस वजह से इसको मिटा देते हैं। चलिए भैया, तो हम ये स्टेप सेकंड लिखते हैं, हमने स्टेप फर्स्ट लिख दिया n बराबर 1 के लिए, उसके लिए सही था हमारा ना, LHS RHS इसके बराबर आ रहे थे, मतलब n बराबर 1 के लिए हमारा कथन सत्य था। अब स्टेप 2 हम लिखते हैं, स्टेप 2 में हम मान लेंगे, मान लेंगे क्या मानेंगे, लेट n = k के लिए कथन सत्य है, मतलब यह कथन जो हमारा ये चीज़ है वो सही है, मान लीजिए, मान लिया हमने कथन सत्य है, ठीक। ये हमने मान लिया कि n बराबर k के लिए कथन जो है वह सत्य है, 100% सत्य है, हमने मान लिया। अब मान लिया इसका मतलब भैया कि इसके k पदों का योग इस यहाँ पर k रखने पर उसके बराबर आना चाहिए ना, ठीक। तो वहाँ पर हम लिख देंगे pk का मान जो यहाँ पर k रखेंगे तो k × k + 1/2 आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा, और इसके k पदों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर उसका मान भी ले देते हैं, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ... k तक, कहाँ तक, k पद तक ना, k पदों का योग हमारा जो है वो इतना आना चाहिए, k + 1/2 ना, जहाँ n है वहाँ पर हमने k लग दिया। n बराबर k के लिए जो है कथन सत्य हमने ये माना है अभी, ठीक। तो इसको समीकरण जो है 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 1 हम मान लेंगे, ठीक है। चलिए स्टेप थर्ड जो देखते हैं, यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है होता है, स्टेप थर्ड ही जो है हमारा कह लीजिए यही सबसे कठिन भी होता है और यही सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब यही महत्वपूर्ण स्टेप है, यही महत्वपूर्ण चरण है इस सवाल को सिद्ध करने के लिए। n बराबर 1 में आपको केवल n बराबर 1 रख देना है। स्टेप 2 में आप तुरंत जो है n बराबर k मान करके वही समीकरण सीधा वही जहाँ n है वहाँ k लिख करके लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप, ये भी एकदम आसान काम है। उसके बाद स्टेप 3 में क्या करना है, हमको दिखाना ये है कि n बराबर k + 1 के लिए वह चीज़ें सत्य हैं, ये दिखाना है, ठीक। यह दिखाना है कि हमें ये दिखाना है कि n बराबर k + 1 के लिए वह चीज़ें हमारी सही है, यानी कि जहाँ n है वहाँ k + 1 आ जाए, ऐसा हम कुछ करें। इसी से हमने ये माना है कि ये कथन सत्य है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में k + 1 जोड़ने पर, ठीक। अब k + 1 जोड़ेंगे समीकरण 1 में, इस समीकरण में जोड़ेंगे, तो समीकरण में जोड़ने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ जोड़ेंगे, LHS में भी और RHS में भी। तो हम जोड़ लेते हैं,
जैसे हमारा लिखा है के तक, इसके बाद k+1 लिख देंगे। ये k+1 हमने जोड़ा इधर, यहाँ भी हम इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर आगे k+1 जोड़ देंगे। ठीक, ये पहले यहाँ पर ये लिख दे देंगे प्लस k+1, ये चीज़ हमने जोड़ दिया। ठीक, ये हमने चीज़ें जोड़ दी k+1, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं वो ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। जो जो यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है वो सीधा हमारा नीचे वही हम लिख देंगे। ठीक, दूसरे में क्या करेंगे, यहाँ पर k+1 दोनों तरफ दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। यही RHS में ही कुछ करना पड़ता है, यहाँ वैसे का वैसे रहता है। k+1 इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक, अब यहाँ कॉमन लेंगे जब, तो यहाँ पर क्या बचेगा, k/2, k+1 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर k/2 बचा, k/2 बचा। ठीक, और प्लस यहाँ पर केवल +1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, ये चीज़ यार छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी तो पड़ेंगे ही। यहाँ पर हमने k+1 को कॉमन लिया, यहाँ k/2 बचा, +1 यहाँ पर बचा है, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर कॉमन हो गया था, इस वजह से यहाँ पर 1 बचा। k+1 हमने कॉमन लिया था, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ 1 लिख दिया हमने। अब इसी को ये वही का वही हो जाएगा, स्टेप 3 वही का वही पूरा सीधा सीधा लिख दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, k+1 है यहाँ। ठीक, यहाँ पर ऐसे रहने देंगे, यहाँ ये तिरछा गुणा कर देंगे अगर, तो इस तरह बन जाएगा अपान 2। अरे यहाँ पर /2 यानी कि पूरा का /2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में आप जैसे 1/2 गुणे 5 है, तो भैया आप 5/2 लिख सकते हो ना। तो उसी तरह यहाँ है, देखिए यहाँ 2 जो है, यहाँ पर 1/1 मान लेंगे ना, तो 2 यहाँ जाएगा, 2 एकम 2, k एकम 1, k मतलब k प्लस k+2 आ जाएगा, और बटे 2 एकम 2 नीचे आएगा, यानी कि 2 आएगा, यानी कि हम यहाँ इसका बटे भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा में यहाँ बटे 1, तो 2 एकम 2 मतलब हो जाएगा। ठीक, इस तरह हो जाएगा। ठीक, /2। चलिए इसको हम खत्म कर देते हैं। ये चीज़ें जो हमारा LHS है, सीधा जो यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिख देंगे, वही यहाँ पर लिख देंगे, कुछ उसमें परिवर्तन नहीं करना है आपको। ठीक, अब ये यहाँ पर दिख रहा है भैया, इसी में एक जुगाड़ लगाना है, हमें इसके बराबर लाना है। देखिए हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना है, ऐसा कुछ जुगाड़ करना है कि इसी के रूप का आए, लेकिन ये बात होनी चाहिए कि n जो है, n के स्थान पर k+1 आना चाहिए। तो देखिए ये आधे से ज़्यादा हमारा काम हो चुका है। देखिए कैसे हो चुका है, क्योंकि जहाँ n है वहाँ यहाँ पर k+1 है। ठीक, ये यहाँ तो एकदम 100% क्लियर, मतलब एकदम सही है। यहाँ n+1 है और यहाँ पर k+2 है, तो आप इसे कर सकते हैं k+1+1। ठीक, k+1+1, यहाँ पर 2 को +1+1 में तोड़ सकते हैं, तो k+1+1 यानी कि k+1 की जगह n की जगह आया कि नहीं आया यहाँ पर, और +1 आ गया। ठीक, और बटे 2 है तो 2 ही रहेगा, यानी कि ये k+1 के लिए भी आ सकते हैं, दोनों बराबर हैं। हमने ये माना स्टेप 2 में n बराबर k के लिए हमने माना कि हाँ इसके लिए सही है, और इसके लिए दिखा भी दिया कि हाँ ये सही है k+1 के लिए, इसके आधार पर। इस वजह से हमारा ये सभी n के लिए सत्य हो जाएगा, इसी नियम के कारण। ठीक, यहाँ पर ये कर लेते हैं k+1 इंटू, ये यहाँ पर इसको छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ ये। ठीक, k+1 यहाँ लिखा हमने, ठीक, और +1 लिख दिया, बटे 2 वही लिख दिया हमने। तो ये देखिए, ये यहाँ पर जहाँ n था वहाँ k+1 आया, और यहाँ पर n था, यहाँ जो है हमारा आ गया। ठीक, और ये बाएं में ये कुछ चेंज है नहीं, क्योंकि यहाँ पर n था, यहाँ k+1 n की जगह है ये है, उसके पहले k था, उसके पहले n-1 था, वही n-1 की जगह k आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक ना, तो हमारा ये चीज़ जो हमारा ये यहाँ पर इस वजह से हमें यहाँ सिद्ध होता है कि यह कथन k+1 के लिए भी सही है। अतः यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये हमने माना था k के लिए सत्य है, और हमने दिखा दिया हाँ k+1 के लिए भी सही होगा। अगर k के लिए सही है तो k+1 के लिए सही होगा, मतलब अगर 1 के लिए सही है तो 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए सही है तो 4 के लिए भी सही होगा। तो इसका मतलब 4 के लिए सही है तो 5 के लिए, 5 के लिए सही है तो 6 के लिए भी होगा, और 6 के लिए सही है तो 7 के लिए भी होगा। मतलब ये लगातार सारी संख्याओं के लिए सही हो जाएगा। अर्थात ये जो हमारा कथन है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए लागू हो जाएगा, अनंत तक सारी संख्याओं के लिए लागू हो जाएगा।
ना, इसीलिए इसको जो है 2 को मान लेंगे। स्टेप 2 में आप मान लेंगे के लिए सही है और वहाँ पर एक समीकरण बना लेंगे और इसी समीकरण में कुछ ऐसा जुगाड़ करके हमें ऐसा लगाना है, ऐसा लाना है तीसरे स्टेप में कि जहाँ पर n है वहीं हमारा k+1 किसी प्रकार बन जाए बस। तो हम उसको करने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर n के स्थान पर k+1 लाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ n देखिए यहाँ पर n के लिए n के स्थान पर k+ लाना ज़रूरी था, क्योंकि हम k+1 के लिए सही करना चाहते हैं ना। तो यहाँ हमने देखा जहाँ n था वहाँ k+1 हमने ला दिया, ठीक। और उसको करने के लिए हमने k+1 जोड़ना ही तो पड़ा हमें k+1, ठीक। चलिए, और यहाँ पर हमने दो तरफ k+1 ही क्यों जोड़ा, क्योंकि इसलिए जोड़ा कि k+1 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा और n की जगह हमारा k+1 आ जाएगा। और इसी तरह जो है मतलब आगे तक की सोच के हमने यहाँ पर k+1 दोनों तरफ जोड़ा था, ठीक। तो आप ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल सारे सरल लगेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। और ये बस यही सोचना है कि हमारा जो सवाल है उसमें जो है n के स्थान पर जहाँ भी n यहाँ था, जहाँ n था वहाँ k+1 इसमें ला देना है। और स्टेप 2 में आपको केवल n की जगह k मान करके एक समीकरण मान लेना है और उसी समीकरण में कुछ ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमारा n के स्थान पर सभी जो है k+1 आ जाए, ठीक। यही करने के लिए हमने जो है जो है यही n बराबर k के लिए जो हमने समीकरण माना था, और यही करने मतलब जो हमारा दिखाने के लिए कि जहाँ n है वहाँ k+1 आना चाहिए, यही दिखाने के लिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ k+1 को जोड़ा, ठीक। तो ये बातें समझ में आ रही होंगी। बाकी अगला सवाल या इसके आगे सवाल जो है कुछ सवाल 1-2 लगाइएगा अगर आए तो, बाकी नहीं तो हम कल मिलेंगे। कल ये एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको सारे सवाल लगाने में आप सक्षम हो जाएंगे, ठीक। तो बाकी कल मिलते हैं, ठीक।